आज से करीब 10 महीना पहले दिल्ली देश की राजधानी जल रही थी और इसे जलाने वाला और कोई नहीं बल्कि हमारे देश में रहने वाले वही देशद्रोही लोग थे जिन्हें इस देश में तो रहना है लेकिन वो इस देश के हैं या नहीं इसका सबूत नहीं देना है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का पंचायत पर। सुमन पांडे जी इस वक्त मेरे साथ हैं। सुमन जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सुमन जी, लगभग 10 महीना होने को आया है। वो दर्द, वो हादसा भुलाए नहीं भुलाया जाता है। आंखों में अब भी वो आंसू, वो घर जलते हुए जब भी उनको याद करते हैं तो आंसू हमारे थमते नहीं हैं, क्योंकि कई घर उजड़ गए, कई घर जल के राख हो गए हैं और कई मासूम लोगों ने अपनी जान गंवा दी है सिर्फ दिल्ली दंगों में। जब भी वो भयानक हादसा नजरों के आगे आता है तो कई ऐसी तमाम यादें हैं जो दिल को झंझोड़ देती हैं। क्या कहेंगी आप इस पर? देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते हिंदुस्तान। आज पंचायत के साथ जुड़ने का मौका मिला और वो भी इन मुद्दों पे जो हमेशा से जिसके बारे में आपने बोला, वो दंगे, वो दिन हम भुलाए नहीं बोल सकते। वो दहशत, वो जो हर तरफ एक जो नजारा था, जो कहूँ कभी ऐसा दोबारा ना हो। लेकिन आप ये देखो कि वो लोग जो आज खुल के नाम सामने आ रहे हैं, हिंदुस्तान तेरे टुकड़े गैंग, खालिस्तानी और ऐसे कई ऐसे जो देशद्रोही ताकतें हैं जो धीरे 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 बढ़ती रही। और हमेशा हमेशा उन लोगों का ऐसा नहीं है कि कोई पहली बार ऐसा किया उन्होंने और उसके बाद वो रुक भी गए। सर्जिल इमाम, उसके अलावा हमें पता चला कि उसके ऊपर जो आदमी थे सबने, और इतना नहीं, आपने देखा शाहीन बाग के लेकर आज किसान मुद्दे पे लोग बैठे हुए हैं जो किसान को सहारा लेकर, किसान के कंधे पे बंदूक रखकर सारी वही हरकतें कर रहे हैं और खुलेआम बोल रहे हैं कि हम शाहीन बाग वाले किस्से को फिर से दोहराएंगे, दिल्ली दंगे फिर से होंगे। बैठक 2, 4, 6 के पहाड़े में जो हो रहे हैं, आप देखोगे कभी 24 में बैठक हुई, फिर 2 तारीख को बैठक हुई, फिर 4 को बैठक हुई, फिर 6 को बैठक, अगला 8 को बैठक। तो इन सब बैठक में लेकिन बात कहाँ हो रही है कि 26 जनवरी को हम ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। तो ये वही लोग हैं जो पहले से जिनका दिमाग फिक्स था, जो जिनकी फंडिंग बाहर से होती है, जिनको पता है किसी चीज की कमी नहीं है, मसाज हो रहा है, हीटर है, और यही चीज शाहीन बाग में था। तो ये दिल्ली दंगे जो हुए और जो शाहीन बाग में लोगों की जो ताकत बढ़ी, ये वो लोग थे जिनका की एक मोटो ही था कि अपने देश की व्यवस्था को खराब करना। उनकी ये वो ताकत है जिनका की एक मेन मकसद ही यही है कि कैसे हमें भारत के हिंदुओं को क्षति पहुंचानी है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सीए से, एनआरसी से या किसान बिल जो आज पास हुआ है उससे किसी को प्रॉब्लम है। आज देखिए जो बिल पास हुआ है, चाहे वो पहले सीएनआरसी का बिल था जो अभी लागू भी नहीं हुआ एक तरह से पूरी तरीके से, जो आज जो किसान मुद्दे पे जो बिल आया है, जो बिल किसानों के हित में है, उसको भड़काने के लिए किसानों का सहारा बनाकर उन्हीं के कंधे पे बंदूक रख के बिचौलिए आज षड्यंत्र कर रहे हैं, देश में राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। मैं राजनीति भी नहीं कहूंगी इसको, क्योंकि ये राजनीति नहीं है, ये देशद्रोह है। एक राजनीति में, एक सत्ता में और देशद्रोह में जमीन और आसमान का। बिल्कुल। सुमन जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे कि इसके जो मास्टरमाइंड थे उमर खालिद सबसे ज्यादा इसमें नाम सामने आ रहा है, जिसने ये पूरा षड्यंत्र रचा था, इसकी पूरी प्लानिंग थी, और उसमें चाहे वो ताहिर हुसैन हो, शर्जिल इमाम हो या फिर शहला रशीद हो, ऐसे तमाम नाम सामने आए थे जो अभी सलाखों के पीछे तो हैं, लेकिन इन्होंने ऐसी चोट दे दी है हिंदुओं को कि वो भुलाए नहीं भूलती है। उमर खालिद, अभी उसको बेल नहीं मिली है, सबूत उस पे आ गए हैं कि हाँ उन्होंने ही सब कुछ किया था, लेकिन कई ऐसे तमाम लोग हैं, वामपंथी मैं कहूंगी उनको, जो इनको बचाने का काम कर रहे थे। देखिए, चाहे वो उमर खालिद हो, चाहे वो सर्जिल इमाम हो, चाहे वो जो हमारे शहला रशीद है, ये जितने भी लोग हैं, इनको ताकत कहाँ से मिलती है? इनको ताकत वामपंथियों से मिलती है। आज जो ये इस हद तक पहुंच गए हैं कि इनका बोलबाला आज ना ही मुस्लिमों में, ना ही एक हमारे स्पेशल समुदाय है, एक विशेष समुदाय जिसे मैं शांति समुदाय बोलती हूँ, उनकी तो ताकत बढ़ती है इस सब चीजों से, साथ में कहीं ना कहीं एक सेकुलरिज्म बढ़ता जा रहा है। और इनसे मैं सेकुलरिज्म नहीं कहूंगी, ये वामपंथी ताकत कहूंगी। और इन लोगों की ताकत इसीलिए बढ़ रही है क्योंकि हमारे देश में स्वरा भास्कर जैसी औरतें हैं। आपने स्वरा भास्कर को देखा होगा, चाहे वो शाहीन बाग हो, चाहे वो किसान मुद्दा हो, चाहे वो कहीं भी कोई इस तरीके का मुद्दा हो जिससे उनको लगता है कि भारत की व्यवस्था बिगड़ रही है, हिंदुओं के अगेंस्ट में है, तो सबसे पहले दिख जाती हैं। अभी आपने देखा, अभी मैं फिलहाल में, अब जैसे आपने इसकी बात की, दिल्ली राइट्स की बात की है, तो मैं आपको कहूंगी, अभी आपने देखा कि ताजमहल में भगवा को लेकर किस्सा आया, 50 साल पुराना प्राचीन मंदिर टूटने का किस्सा आया, जो हमने अभी चांदनी चौक में देखा, जहाँ पे राम मंदिर को तोड़ा गया, हनुमान मंदिर को तोड़ा गया। भगवा की बात करूंगी मैं, हिंदुओं की बात करूंगी मैं, ताजमहल में कुछ 4 से 5 लोग से भगवा के झंडा लेकर फोटोशूट करा रहे थे। वहां पर उस स्वरा भास्कर जी का ट्वीट आता है। स्वरा भास्कर कहती हैं
भगवा के गुंडे हम्म। ताजमहल जो कि मुस्लिम शासक राजा के द्वारा बनवाई गई है वहां पे तोड़फोड़ की है। एक झंडा का लेकर फोटोशूट तोड़फोड़ कहां से हो जाती है? बिल्कुल। लेकिन उस पे क्या किसी का कोई रिएक्शन आता है? वो आज इस चीज को इसलिए बोल रही है क्योंकि उनको पता है कि एक ग्रुप बैठा हुआ है, उनको वो एक ट्वीट करेंगे, उसको ट्रेंड में डाला जाएगा और स्वरा भास्कर फेमस हो जाएंगी। ये वही स्वरा भास्कर है जो जेएनयू से लेकर सर्जिल इमाम को लेकर हमेशा हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े होने में हमेशा से आगे रही है। आखिर क्यों? आखिर इसे किसी ने क्यों नहीं रोका? बिल्कुल। आज वहीं पे आप ये देख लीजिए, अभी कुछ पुराना किस्सा एक और कुछ दिन पहले आया था कि इंदौर में मुनव्वर फारूकी ने किस तरीके से हमारे हिंदू आराध्य देवी देवताओं का हमेशा से मजाक उड़ाते हैं। फुहरता के नाम पर, कॉमेडी शो के नाम पर इनका सिर्फ और सिर्फ मोटिव यही है कि कैसे हिंदू धर्म का, हिंदू धर्म के देवी देवताओं का हमारे आराध्य को कैसे ठेस पहुंचाना है, कैसे क्षति पहुंचानी है, कैसे हिंदू रिलीजन के सेंटिमेंट्स को फील करनी है, उनको हर्ट करनी है। और उन्होंने इस हद तक लैंग्वेज का उन्होंने जिस तरीके से फुहरता दिखाई, जो शब्द इस्तेमाल किए, शायद मैं आपके इतने अच्छे शो में उसको मैं इस्तेमाल भी नहीं करना चाहूंगी। लेकिन वहीं पे मैं एकलव्य भाई का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी जो उन्होंने इसको लाइव शो में रोका और इस पे कहीं ना कहीं कड़ी, लेकिन वहां पे भी स्वरा भास्कर का आ जाता है आई स्टैंड विद मुनव्वर फारूकी। बिल्कुल। तो इस तरह चाहे वो स्वरा भास्कर और सर्जिल इमाम में मेरे लिए कोई अंतर नहीं है, चाहे वो आज जेल से बाहर है, कोई जेल से अंदर है, लेकिन सब एक ही पहलू है, सबका मकसद यही है, फंडिंग एक ही जगह से हो रही है। जो चाहते हैं, चाहे वो बॉलीवुड वाले को देख लीजिए, बॉलीवुड हो, जो चाहे अब देख लो तांडव आ रही है, तांडव में आप देख लीजिए क्या कर रहे हैं, जनेऊ धारण करा के गुंडागर्दी करा रहे हैं, तिलक लगा के गुंडागर्दी करा रहे हैं। हमारे श्री राम का जो झंडा है, सूर्यवंशी झंडा, उसको लेके उसका अपमान कर रहे हैं। तो ये खुले आम छोटे छोटे चीजें सेकुलरिज्म के बहाने, वामपंथियों के बहाने एक जहर घोला जा रहा है समाज में। बिल्कुल। और ये पहले दंगा था, अब दंगा को एक जहर के रूप में दिया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल जी। सुमन जी, चलिए मानते हैं ये लोग सीए का विरोध कर रहे हैं, एनआरसी का ये लोग विरोध कर सकते हैं, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये लोग विरोध कर सकते हैं, पुरजोर विरोध करिए आप। लेकिन उसमें इस तरीके के नारे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, और वामपंथी भी उनका साथ दे रहे हैं, राजनेता भी उनका साथ दे रहे हैं, स्वरा भास्कर जैसी एक्ट्रेस उनका साथ देती है, दीपिका पादुकोण उनको सपोर्ट करने पहुंच जाती है। अब जब इल्जाम साबित हो गए हैं कि इन्हीं का दिमाग लगा था, यही मास्टरमाइंड थे उन दंगों के दौरान, तो अब कहाँ ट्वीट क्यों नहीं कर रहे हैं स्वरा भास्कर और दीपिका पादुकोण? ट्वीट आएगा। आप देखिए, अभी आपने देखिए, अभी कल परसों तक ट्वीट आएगा, ट्वीट आएगा, आई स्टैंड विद ओवैसी, आई स्टैंड विद सर्जिल इमाम। और ये यहाँ तक कि इसके लिए भी बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा, नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा कि इस जो चीज हम देख रहे हैं ना, कि हम देश हित में सोच रहे हैं, राष्ट्र हित में सोच रहे हैं कि इतने लोग मारे गए, हमारे सामने वो नजारा है, वो दर्द है, वो आवाज, वो चीख है, लेकिन उनके सामने अभी क्या चीज दिखाई देगा कि बीजेपी का कोई सत्ता का एक चालबाजी है, एक कहीं ना कहीं षड्यंत्र है, उसको इस तरीके से घुमाइए, क्योंकि इनकी जो पीआर टीम होती है ना, बहुत एक्टिव होती है। आप ये देखिए, जहां पे एक तरफ से हमारे देश के अगेंस्ट जो षड्यंत्र रची जाते हैं, ऐसी शक्तियां जो दिन भर बढ़ती जा रही है, और ये लोग खड़े हो जाते हैं। आपने कठुआ कांड देखा होगा, किस तरीके से उस टाइम सारे के सारे लेके बैठ गए थे, हिंदुस्तान, मैं हिंदुस्तान हूँ और मैं शर्मिंदा हूँ, शेम टू बी हिंदू, शेम टू बी हिंदू, मैं हिंदू हूँ, मुझे शर्मिंदगी है। मैं कहती हूँ जिसको शर्मिंदगी है हिंदुस्तान में रहकर हिंदू होने पर, चले जाइए पाकिस्तान, बिल्कुल छोड़ दीजिए हमारा देश। आप क्यों हमारे देश के लिए बोझ बन के आ रहे हो? मैं हर एक ऐसे शख्स से बोलती हूँ, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो, अगर हमारे देश से आपको आपत्ति है, हमारे हिंदुस्तान के मिट्टी से अगर आपत्ति है, आप जाइए, देश छोड़िए। बिल्कुल। और आपको सीए एनआरसी में आपको अगर सिर्फ कागज दिखाने की बात हुई थी, अलग बात है, सरकार की तरफ से आज तक किसी के घर में एक जगह कोई नहीं पहुंचा कि कागज दिखाओ। कागज दिखाने से याद आया, मुनव्वर फारूकी, अगर आप सोचो अभी जेल में है, वो एक विशेष समुदाय से बिलोंग करते हैं, हमारे आराध्य देवी देवताओं का अपमान करते हैं, कागज दिखाने पे आप अपोज करते थे। इनका भी एक ट्वीट आया था, इनको बहुत आपत्ति थी जब सीएनआरसी के टाइम में कि मुझे कागज दिखाने को बोला जाएगा। आज जब जमानत की बात आएगी, जब आपको बोला जाएगा कि आपको जेल से निकलना है, जमानत दिखाना है, अपनी कागज दिखाओ, तो क्या मुनव्वर फारूकी अपना कागज नहीं दिखाएंगे जमानत के लिए? वो उस वक्त तो कागज दिखाएंगे ना। तो उस वक्त आप कागज दिखा सकते हो। कहाँ से आ गया कागज आपके पास? कागज तो थी नहीं आप लोगों के पास। स्वरा भास्कर कहते मेरे पास कभी कागज नहीं थे, दादा परदादा के कागज नहीं थे। मुझे तो इनके अस्तित्व का ही पता नहीं चलता। इनके अंदर जो खून है वो भी क्या है ना, वो भी एक दोगलापन है। तो ये भारत में जो दोगलीपन राजनीति है ना, और ये इस तरीके के लोग का षड्यंत्र है हमारे देश को खोखला कर, और ये देश द्रोही है। सुमन जी, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता जैसे अभी उमर खालिद पे सारे आरोप साबित हो रहे हैं,
हो सकता है उसने मोदी के अगेंस्ट बोला है और भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह बीजेपी सरकार के खिलाफ बोला है, तो बीजेपी सरकार ये सब करवा रही हो सकता है क्या ऐसा? ठीक है, अगर ऐसा होता, अगर बीजेपी सरकार के हाथ में ये सारी चीजें होती तो अभी तो मोदी मर जाएगा नारा लग रहा था किसान मुद्दे पे, तो सीधे मोदी भी और बीजेपी के लोग आते, उन लोगों को उठाते और हटा देते। कहते हैं गोम के साथ घुन भी पिसता है। क्या इतना मुश्किल है जो हर जगह जगह नाकेबंदी ये लोग रोक कर ये जो किसान के सहारे लेकर तथाकथित किसान बैठे हुए हैं उन लोगों को हटाना इतना मुश्किल है क्या? ये जो हर 4 दिन में 2 के पहाड़े में जो बैठक होती है, ये जो बैठक के नाम पे जो किसान तथाकथित किसान जो बैठे हैं, जो बिचौलिए बैठे हैं, खालिस्तानी बैठे, मैं कहूंगी वो लोग जो पहुंच जाते हैं वहां पे, और वहां पे आपने देखा होगा, मैंने हाल ही में शायद आपके चैनल पंचायत पे राकेश टिकैत का लेक्चर सुना, वो कहते हैं कि ये तो 26 जनवरी तक चलेगी, अभी सुनने में आया 2024 तक चलेगी। तो आप ये सोचो कि इनका आने वाला प्लान कितना दिन तक है, कितना दूर तक है। और बीजेपी, यहाँ पे बीजेपी या कांग्रेस नहीं है, यहाँ पे बीजेपी का मुद्दा इसलिए उठता है क्योंकि उनके पास जब वो फंस जाते हैं तो कुछ है नहीं। यहाँ पे आप इनका देखो, आप एनडीटीवी पत्रकार का देख लो। एनडीटीवी पत्रकार जब रवीश कुमार, उनके जब डायरेक्टर, जो कंपनी का जो मेन शेयर होल्डर है, जब ये लोग पकड़े गए थे तो इन्होंने क्या किया? बीजेपी का कारनामा है। जब ऑन पेपर सीबीआई, इनकम टैक्स, जब सबको इनको रंगे हाथ पकड़ रही है, इनके घर पे जाके छापेमारी कर रही है, सब कुछ ऑन पेपर, ऑन प्रूफ्ड है, लेकिन वहां पे खुद सारे सबने क्या किया? माइक नीचे कर दिया और एक ब्लैक डे घोषित कर दिया। क्यों? क्योंकि बीजेपी की चाल है। मतलब आप लोगों के पास एक ही हथियार है कि जब आप नहीं पकड़े जा रहे हो तो आप देशद्रोह करते रहो, देशद्रोह करते रहो, हमारे देश को बेचते रहो, देश को खोखला करते रहो, और जब जैसे ही आपका रंग सामने आ जाए, आप रंगे हाथ पकड़ा जाओ, जी बीजेपी की साजिश है, बीजेपी की साजिश है, मोदी की साजिश है। तो जहां पे मोदी जी कुछ नहीं भी करते हैं उसका वो क्रेडिट दे देते हैं। अभी आप देख लीजिए अखिलेश कुमार, जो हमारे मुलायम सिंह का जो चिराग है, अभी वो कहते देखिए कि ये कोविड बीजेपी का टीका है। ये बीजेपी का टीका क्या होता है? क्या अमित शाह अपने हाथ से आपको टीका पिलाने आ रहे हैं? और क्या टीका बीजेपी का टीका, ये क्या जो कोविड का वैक्सीन जिसके लिए हमें धन्यवाद देना चाहिए, उसके लिए वो कोस रहे हैं। वो कह रहे हैं बीजेपी का टीका है, ये चाल है। मतलब जहां पे लोगों की जान बच रही है, जिंदगी बच रही है। हमने देखा 2020 में कोविड का तांडव हमने देखा, किस तरीके से लोग घर से बेघर हुए, बहुत लोग अपने जान और जिंदगी गंवाए, बहुत लोग घर से निकले तो सही लेकिन मंजिल तक पहुंच नहीं पाए, बहुत बच्चे भूखे मरे, और कोविड को लेकर कितना परेशानी हुआ। लोग लॉकडाउन में घर में रहे, काम, रोजी रोटी सब कुछ गया। और 2021 की शुरुआत में आज कोई ऐसा देश है जो फ्री में आपको वैक्सीन दे रहा है, उसके लिए भी अखिलेश यादव जी को दिक्कत है, उसमें भी आपत्ति कह रहे हैं। अरे श्री राम के टीका से दिक्कत है, समझ में आता है, बीजेपी का टीका ये कहां से आ गया? तो ये चाहे ये सर्जिल इमाम हो, चाहे ये इस तरीके के लोग हैं जो कि बीजेपी का नाम लेकर, मोदी जी का नाम लेके, मुझे तो कभी कभी ये लगता है मनीषा जी कि इनको आपत्ति किसी भी चीज से नहीं है। इनको आपत्ति सिर्फ इसलिए है कि एक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री क्यों है, और उससे भी ज्यादा मैं तो सोचती हूँ नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। एक चाय वाला जो चाय बेचते थे वो जो प्रधानमंत्री बन गया तो इतनी आपत्ति है। एक भगवाधारी अगर प्रधानमंत्री बन गया तो कहाँ मुंह छुपाते फिरेंगे। जी बिल्कुल सही कहा आपने सुमन जी। तो ये थी हमारे सुमन पांडे जी, इनका यही कहना है कि जिस तरीके से ये लोग हर गतिविधि में मोदी जी को इन्वॉल्व कर देते हैं, कुछ गलत होता है तो कहते हैं मोदी जी ने कर दिया है, इस तरीके की ये हरकतें जो करते हैं, जब इनका पर्दाफाश हो जाता है तब इस तरीके की ये हरकत करते हैं, बौखलाहट में ये सब इस तरीके की हरकत करते हैं। और दिल्ली रियॉट में उमर खालिद, ताहिर हुसैन और शर्जिल इमाम, ये तीनों ही मास्टरमाइंड थे जिन्होंने इस रियॉट को जन्म दिया, और इसका पूरा क्रेडिट उन्हें ही जाता है। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका इस पर क्या कहना है। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद।